एपिसोड 1248 से 1249 रिबॉर्न इन मार्शल वर्ल्ड। यह स्टोरी मेरे चैनल एडिशन पर अपलोड किए गया है। चलिए शुरू करते हैं। दक्ष का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। भव्यांश और अन्य अभी भी मास्टर ऋषिकेश के नियंत्रण में थे, लेकिन वह यह नहीं कह सकता था। सम्राट अगस्त्य उसे दूर ले जा रहे थे। ये पहले से ही एक बड़ी बात थी। इसके अलावा उसने पहले ही कई लोगों को नाराज कर दिया था। सम्राट वेदांत, सेलेस्टियल धीवर पैलेस, मेडिसिनल किंग्स पैलेस और इसी तरह। अब हर कोई उससे अपनी नफरत सम्राट अगस्त्य पर थोप देगा। अगर उसने सम्राट अगस्त्य से अपने दोस्तों के बारे में पूछने के लिए कहा तो स्थिति अराजक हो सकती है। समस्या को सुलझाने के लिए उसे अपनी क्षमताओं पर ही निर्भर रहना होगा। दक्ष ने सेलेस्टियल धीवर पैलेस और मेडिसिनल किंग्स पैलेस के सदस्यों को ठंडे तरीके से देखा, ये सोचकर कि किसी दिन वे फिर से मिलेंगे। दक्ष सम्राट अगस्त्य के पास गया और कहा, मास्टर, मैं दीपांशी को भी ले जा रहा हूं। तुम जो चाहो कर सकते हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सम्राट अगस्त्य ने मुस्कुराते हुए कहा। दीपांशी भी शानदार तरीके से मुस्कुरा रही थी। आखिरकार वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीवन जीने जा रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि सम्राट अजिंक्य और दक्ष की मेजबानी से उसका जीवन बदल जाएगा। चलो चले, सम्राट अगस्त्य ने कहा। वो केवल दक्ष को ले जाने के लिए 9 महान दिव्य महलों में आया था, और अब जब उसने ये कर लिया है तो वहां रहने का कोई मतलब नहीं था। तीनों लोग चले गए। दक्ष ने आसमान से जमीन की ओर देखा, अपने सभी दोस्तों को देखा। उसके शिक्षक अब ठीक हो गए थे, इसलिए दक्ष किसी दिन वापस आएगा और उन्हें बचाएगा। वे चले गए हैं, भीड़ ने सोचा। वो रहस्यमय सम्राट उसे ले गया था। सम्राट वेदांत ने उसे जाते हुए देखा और कहा, आज के 20 सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से यदि आप ड्रैगन रिज माउंटेन में शामिल होना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। सम्राट वेदांत और सम्राट अगस्त्य के शिष्यों के बीच प्रतिस्पर्धा जल्द ही नहीं होने वाली थी, लेकिन छोटी दुनिया के नियंत्रक पहले से ही निर्धारित थे। सेलेस्टियल पैलेस ऑफ पनिशिंग थंडर्स, सेलेस्टियल वर्धन पैलेस और मेडिसिनल किंग्स पैलेस। वे अगले 10,000 वर्षों तक छोटी दुनिया को नियंत्रित करेंगे। हालांकि सेलेस्टियल वर्धन पैलेस के पास प्रमुख शक्ति थी। विंध्याचल में वर्धन परिवार का उदय होना शुरू हो जाएगा। मेडिसिनल किंग्स पैलेस भी अगले 10,000 वर्षों में विंध्याचल और असिमंत प्रांत में अविश्वसनीय चीजें करेगा, ठीक वैसे ही जैसे सेलेस्टियल धीवर पैलेस ने किया था। सेलेस्टियल पैलेस ऑफ पनिशिंग थंडर्स को तीसरा स्थान दिया गया था, इसलिए संभवतः वे महान दुनिया से छोटी दुनिया तक के मार्ग की रक्षा के प्रभारी होंगे। हालांकि सेलेस्टियल वर्धन पैलेस और मेडिसिनल किंग्स पैलेस को यह नहीं पता था कि सेलेस्टियल धीवर पैलेस ने छोटी दुनिया में सभी को डराना शुरू कर दिया था। जब उन्हें लगने लगा था कि वे छोटी दुनिया पर नियंत्रण खो देंगे, बहुत से लोग जो हमेशा बड़ी दुनिया में आने का सपना देखते थे, वे छोटी दुनिया को छोड़ने की योजना बना रहे थे या पहले ही बाहर आ चुके थे। 9 महान दिव्य महलों के बारे में दक्ष का फिलहाल उनसे कोई लेना देना नहीं था। वो सम्राट अगस्त्य के साथ पहले ही निकल चुका था और वे खतरनाक गति से यात्रा कर रहे थे। इस समय दक्ष के पैरों के नीचे कई द्वीपों वाला एक विशाल महासागर था। सम्राट अगस्त्य ने अपनी गति धीमी कर दी ताकि वे अपने नीचे स्पष्ट रूप से देख सकें। कुछ द्वीप वीरान और उदास दिख रहे थे, जबकि अन्य विशाल और आबादी वाले थे। बड़े पैमाने पर आबादी वाले द्वीप द्वीपों की तरह नहीं दिख रहे थे, बल्कि वे समुद्र पर बसे विशाल शहरों की तरह दिख रहे थे। हम अब एक ऐसे क्षेत्र में हैं जो ड्रैगन रिज माउंटेन के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन हम बहुत दूर नहीं है। बेशक योद्धाओं के लिए दूरी सापेक्ष है, बेहद मजबूत योद्धाओं के लिए दुनिया छोटी है। सम्राट अगस्त्य ने कहा। दक्ष ने सिर हिलाया और दीपांशी ने ध्यान से सुना। ये पहली बार था कि वह इतनी दूर यात्रा कर रही थी। दक्ष और दीपांशी के लिए उनके और सेलेस्टियल धीवर पैलेस के बीच की दूरी अब बहुत अधिक थी। हम यहाँ हैं, सम्राट अगस्त्य ने कहा। उनके नीचे एक विशाल क्षेत्र था जो भयानक पाश्विक ऊर्जा से भरा हुआ था। हालांकि वे किसी भी मानव आकृति को नहीं देख पाए। वो द्वीप एक शहर से बड़ा है, लेकिन वहां बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं। दीपांशी ने सोचा। सम्राट अगस्त्य दक्ष और दीपांशी को एक पहाड़ की चोटी पर ले गए। मास्टर अगस्त्य, हम कहाँ हैं? दक्ष ने उत्सुकता से पूछा। प्रज्ञान द्वीप, सम्राट अगस्त्य ने कहा। उन्होंने कहा, दक्ष, मुझे अपनी सभी गूढ़ ऊर्जाओं को दिखाओ। ऐसा लगता है कि आप कई प्रकार की ऊर्जाएं जानते हैं। ठीक है, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। सम्राट अगस्त्य ने पहले भी उसकी और सम्राट अजिंक्य की मदद की थी, इसलिए उसके पास सम्राट अगस्त्य से कुछ भी छिपाने का कोई कारण नहीं था। दक्ष ने राक्षसी गूढ़ ऊर्जा जारी की और उसके ऊपर एक काला बादल दिखाई दिया। उसकी पहली गूढ़ ऊर्जा राक्षस प्रकार 8वें स्तर की थी। फिर उसने स्तर 8 की मृत्यु गूढ़ ऊर्जा को मुक्त कर दिया। फिर शून्य क्षेत्र गूढ़ ऊर्जा, हवा, शाप, पृथ्वी और आग। दक्ष ने पहले भी इनका इस्तेमाल किया था, लेकिन सम्राट अगस्त्य आश्चर्यचकित थे कि वे सभी 8वें स्तर के थे। दीपांशी का मुंह खुला रह गया, वो अचंभित रह गई। ये थी दक्ष की गूढ़ ऊर्जाएं। दक्ष का काम पूरा नहीं हुआ था। आकाश से बिजली जैसी गूढ़ ऊर्जा उतरी, जिससे वो 8 प्रकार की हो गई। फिर दक्ष ने अमर गूढ़ ऊर्जा भी जारी की। 9
सम्राट अगस्त्य ने कहा। सम्राट अगस्त्य आश्चर्यचकित थे। दीपांशी आश्चर्य से हौंफ उठी। 9 प्रकार की गूढ़ ऊर्जाएं। फिर दक्ष ने वीरान गूढ़ ऊर्जाएं भी जारी की, जिससे ये 10 हो गई। 10 तरह की गूढ़ ऊर्जाएं, सम्राट अगस्त्य ने कहा। सम्राट अगस्त्य मुस्कुरा रहे थे। दक्ष के पास शायद ऐसा शरीर था जो उसे उन 10 अलग अलग तरह की गूढ़ ऊर्जाओं को समझने की अनुमति देता था। इसका मतलब ये भी था कि वो 3 अलग अलग तरह की ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को सीखने में सक्षम होगा। मैंने अभी तक समाप्त नहीं किया है, दक्ष ने कहा। फिर उसने जीवन की गूढ़ ऊर्जा जारी की। सम्राट अगस्त्य का दिल जोर से धड़क रहा था। बस इतना ही काफी है, मुझे और कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, सम्राट अगस्त्य ने कहा। वो बहुत हैरान थे। वो जानते थे कि दक्ष कई तरह की गूढ़ ऊर्जाओं को जानता है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी सारी ऊर्जाओं को जानता होगा। सम्राट अगस्त्य बहुत खुश थे। उन्हें यकीन था कि अगर दक्ष ने उन्हें और दिखाया तो उनका दिल सदमे को झेल नहीं पाएगा। दीपांशी मुस्कुरा रही थी। वो सम्राट अगस्त्य की तरह हैरान नहीं थी, क्योंकि उसे साधना के बारे में कम जानकारी थी। वो बस इतना समझती थी कि दक्ष बहुत प्रतिभाशाली था और वो उसके लिए खुश थी। दक्ष, मैं तुम्हें मजबूत बनने के लिए कुछ समय दूंगा। अपनी गूढ़ ऊर्जाओं का स्तर बढ़ाओ। साथ ही तुम्हारी शक्ति पहले से ही 800 से गुना हो चुकी है। इसे 1000 से गुना करने की भी आवश्यकता होगी। इस दुनिया में जहां कई मजबूत योद्धा है, फिर भी तुम्हें कमजोर माना जाता है। तुम्हें जल्द से जल्द सम्राट बनने की जरूरत है। सम्राट अगस्त्य ने कहा। ठीक है, दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा। वो जानता था कि वो महान दुनिया में थोड़ा कमजोर था, लेकिन दक्ष ने अभी तक बहुत कुछ नहीं देखा था। लेकिन इन बातों के बारे में सोचना अभी बहुत जल्दी था। उसे पहले सेलेस्टियल धीवर पैलेस और मेडिसिनल किंग्स पैलेस से निपटना था। सम्राट अगस्त्य ने दीपांशी से पूछा, तुम कौन सी शक्तियों का उपयोग करती हो? दीपांशी ने कुछ दिव्य ऊर्जा जारी की। सम्राट अगस्त्य ने सिर हिलाया और कहा, मैं प्रज्ञान द्वीप में एक शिक्षक खोजने में आपकी मदद करूंगा। धन्यवाद मास्टर, दीपांशी ने झुककर कहा। वो भावुक हो गई। बस इस समय एक लाल रोशनी दीपांशी की ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। सम्राट अगस्त्य आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसे दूर कर दिया। हालांकि लाल रोशनी ने दक्ष को पकड़ लिया। रुको, सम्राट अगस्त्य ने चिल्लाते हुए कहा। वो प्रकाश की एक काली किरण में बदल गए और लाल रोशनी का पीछा करने लगे। जैसे ही उन्होंने लाल रोशनी को पकड़ा, उन्होंने उसके वस्त्र का एक टुकड़ा फाड़ दिया। वो व्यक्ति अचानक रुक गया और सम्राट अगस्त्य की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत गंभीर हैं। वो एक महिला थी, उसे जाने दो, सम्राट अगस्त्य ने कहा। उस महिला ने दक्ष को देखा और उसके गालों को सहलाया। दक्ष को लगा कि उसकी खुशबू अच्छी है। फिर वो मुस्कुराई और बोली, छोटे लड़के, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए। अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें जीवन के सुख दिखाऊंगी। दक्ष ने आंखें घुमाई। ये कौन सी जगह थी? वो महिला भयानक रूप से मजबूत थी, लेकिन वह एक आश्चर्यजनक रूप से सुंदर महिला के साथ सा करने से कैसे इनकार कर सकता था? वह अवाक था। मैं आपके लायक नहीं हूं, मास्टर, दक्ष ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। वो महिला बिना किसी संदेह के बेहद मजबूत थी। वो बहुत जवान दिख रही थी, लेकिन कई मजबूत योद्धा जवान दिखते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बूढ़ी हो गई हूं? मुझे बस अपनी बड़ी बहन ही समझो, महिला ने खिलखिलाते हुए कहा। दक्ष अवाक रह गया और उसने मदद के लिए सम्राट अगस्त्य की ओर देखा। सम्राट अगस्त्य ने कहा, यदि आप उसे नहीं छोड़ती हैं, तो मुझे असभ्य होने का दोष न दें। तुम्हारा स्वभाव बहुत खराब है। मुझे अब तुम्हारे साथ खेलने का मन नहीं करता। महिला ने गायब होने से पहले कहा। उसका नाम आना है और अगर तुम उसे फिर से देखा तो उसे बहन कहो। उसे मास्टर कहलाना पसंद नहीं है। सम्राट अगस्त्य ने कहा। दक्ष अभी भी अवाक था, लेकिन उसने सिर हिला दिया। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें कहीं और ले जा रहा हूं, सम्राट अगस्त्य ने कहा। थोड़े समय बाद वे पर्वत श्रृंखला के ऊपर आकाश में पहुंच गए। वो आदमी सो रहा है, सम्राट अगस्त्य ने फुसफुसाते हुए कहा। दक्ष और दीपांशी ने दूर से देखा और हाथ और पैर वाला एक अजीब पहाड़ देखा। यह एक इंसान या शायद एक बंदर जैसा लग रहा था। उठो, सम्राट अगस्त्य ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज से कई पत्थर फट गए। काचा, एक तेज आवाज गूंजी, जिससे दक्ष का सिर हिल गया। वो विशालकाय बंदर कुछ 100 मीटर लंबा था और सम्राट अगस्त्य के चिल्लाने के बाद वो हिलने लगा। बंदर की आंखें दक्ष के ऊपरी शरीर के आकार की थी, जिससे उसे दमन महसूस हुआ। 9 quadrillion 92 trillion 504 billion 230 million 441,574 कोड विशालकाय बंदर ने एक कदम आगे बढ़ाया। हालांकि वे एक पहाड़ की चोटी पर थे और बंदर पहाड़ की तलहटी में खड़ा था, लेकिन उसका सिर दक्ष और बाकी लोगों की आंखों के स्तर पर था। दक्ष ने अपना सिर उठाया और उस विशाल हाथ को देखा, लेकिन सम्राट अगस्त्य ने उसे दूर खींच लिया। धरती और आकाश हिल गए और फिर जिस पहाड़ पर वे खड़े थे वो फट गया। कितना मजबूत, दक्ष ने सोचा। दक्ष को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ।
अगर भव्यांश वहां होता तो वो इस राक्षसी वानर को देखकर बहुत खुश होता। तुमने मुझे फिर से जगा दिया, मूर्ख, एक आवाज ने गुस्से से कहा। तुम मूर्ख हो, विशालकाय बंदर ने चिल्लाते हुए कहा। आह, दक्ष ने कहा, यह बहुत ही जबरदस्त था। दक्ष को ऐसा लग रहा था कि उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ने वाली है। उनकी आवाजों में ध्वनि तरंग की ताकत थी। बंदर ने अपना विशाल हाथ आसमान की ओर बढ़ाया, मानो वो आसमान को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वो किसी चीज तक नहीं पहुंच पाया। दक्ष को बस एक रोशनी दिखाई दी। दूसरा जानवर 100 मीटर लंबा था, लेकिन जब वो आगे बढ़ा तो दक्ष कुछ भी नहीं देख सका। बंदर बस चिल्लाता रहा, मूर्ख। बंदर गुस्से में दिख रहा था, लेकिन उसे पता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत तेज है। भागने के अलावा तुम और क्या कर सकते हो? बंदर ने आक्रामक होकर कहा। अब इसे बंद करो, सम्राट अगस्त्य ने दोनों जानवरों से कहा। उसने आगे कहा, तुम दोनों क्यों बहस कर रहे हो? मैं यहाँ एक लड़का लाया हूँ जो कई तरह की गूढ़ ऊर्जाओं को जानता है। क्या तुम उसे पृथ्वी और हवा की गूढ़ ऊर्जाओं के बारे में सिखा सकते हो? मैं देखना चाहता हूँ कि वो पहले किसमें महारत हासिल कर सकता है। हम्फ, अगस्त्य, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस मूर्ख की तरह हूँ? 7वें स्वर्गीय स्तर का योद्धा, और इसके ऊपर एक इंसान। अगर उसकी गूढ़ ऊर्जा जल्दी से ऊपर नहीं जाती तो मुझे उसके साथ सालों तक रहना पड़ेगा। आकाशीय जानवर ने कहा। सम्राट अगस्त्य ने कहा, दक्ष, अपनी 10 अलग अलग तरह की गूढ़ ऊर्जाओं को मुक्त करो और उन्हें दिखाओ। दक्ष ने सिर हिलाया और फिर अपनी 10 तरह की गूढ़ ऊर्जाओं को मुक्त कर दिया। इतने सारे विभिन्न प्रकार की गूढ़ ऊर्जाएं, आकाशीय जानवर ने कहा। वह आश्चर्यचकित था। मुझे जाकर कुछ और लोगों को ढूंढना है, इसलिए मुझे बताओ कि तुम सहमत हो या नहीं। अगर तुम सहमत नहीं हो तो मुझे उसे अपने साथ ले जाना होगा। सम्राट अगस्त्य ने उदासीनता से कहा। आकाशीय जानवर ने कहा, लेकिन वो एक इंसान है। तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? जब प्रज्ञान द्वीप संकट में था तो हमारी मदद किसने की, इंसानों ने या जानवरों ने? सम्राट अगस्त्य ने कहा। उसने आगे कहा, तो तुम ये कर रहे हो या नहीं? बस आकाशीय जानवर एक रोशनी में बदल गया, जिसने दक्ष को हवाओं के झोंके में धक लिया। बंदर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। फिर जब बंदर फिर से आगे बढ़ा तो जमीन कांप उठी। कुछ महीने बाद द्वीप के पहाड़ों के ऊपर एक छाया आगे पीछे टिमटिमा रही थी। दक्ष हवा के साथ घुलने मिलने की कोशिश करते हुए आगे पीछे यात्रा करता रहा। दक्ष रुका नहीं, वो कुछ हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित लग रहा था। आखिरकार मैंने हवा पर काबू पा लिया। अब असली हवा मुझे फिर से प्रभावित नहीं करेगी। दक्ष ने हवा में ऊपर उठते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे हवा अब मौजूद ही नहीं थी, वो आसमान में आजादी से घूम सकता था। दक्ष ने प्रज्ञान द्वीप पर पहले ही कुछ महीने बिता लिए थे, इसलिए वो जानता था कि अब वो कहाँ है। वो एक पाश्विक दुनिया में था, जानवरों के कबीलों के बीच। वो जिस द्वीप पर था वो सबसे महत्वपूर्ण भी था। विशालकाय बंदर उसे पृथ्वी गूढ़ ऊर्जा सिखाने के लिए पत्थर तोड़ता था, जबकि पक्षी उसे हवा और गति जैसी गूढ़ ऊर्जा को समझाने के लिए आगे पीछे उड़ाता था। इसके अलावा कुछ अन्य जानवर उसे अन्य ऊर्जाएं सिखाने आए। परिणामस्वरूप उसकी सभी गूढ़ ऊर्जाएं सुधर रही थीं। उसने अपने अंदर साधना का अभ्यास करने के लिए स्वप्न भी बनाए। भाई दक्ष, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, लाल कपड़ों में एक महिला ने कहा। वो उसके ऊपर हवा में थी, इसलिए दक्ष लगभग सब कुछ देख सकता था। यह स्पष्ट था कि वो उसे बहकाने की कोशिश कर रही थी। बहन आना, दक्ष ने कहा। दक्ष अब उसे देखने का आदी हो चुका था। भाई दक्ष, मैं तुम्हें कहीं ले जा रही हूँ, आना ने मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष को पकड़कर वह एक रोशनी में बदल गई और आसमान में चली गई। दक्ष उल्टा था और उसके बाल हवा में हिंसक रूप से लहरा रहे थे, लेकिन उसने शायद ही ध्यान दिया, क्योंकि वो उसकी बाहों में था। उसकी त्वचा उसके खिलाफ दब गई थी। आना ने दक्ष को प्रज्ञान द्वीप से बाहर निकाला और वे एक महासागर के ऊपर से उड़े। वे आसमान में बहुत ऊपर पहुंचे, जहां सब कुछ बैंगनी था। यह एक तूफान की तरह भयानक था। बूम! आसमान से भयानक गड़गड़ाहट की आवाज आई। दक्ष ने देखा कि समुद्र पर एक पर्वत श्रृंखला फट गई। ये गड़गड़ाहटें भयानक है, दक्ष ने सोचा। आना उसे आसमान में ऊपर एक बैंगनी महल में ले गई। फिर उसने चिल्लाते हुए कहा, थंडर बीस्ट्स के राजा, तुम मुझे देखने के लिए बाहर क्यों नहीं आते? उसके चिल्लाने के बाद आसमान से और भी गड़गड़ाहट की आवाजें आने लगी। धमाकों की आवाज के साथ एक पंख वाला थंडर बीस्ट प्रकट हुआ और बोला, आना, मुझे याद नहीं कि मैंने हाल ही में तुम्हें नाराज किया हो। थंडर बीस्ट्स के राजा, मैं अपने छोटे भाई को लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे कुछ समय के लिए कुछ चीजें सिखाओ। कृपया उसकी वज्र गूढ़ ऊर्जा को अधिकतम स्तर तक बढ़ाने में उसकी मदद करो। मैं जाती हूँ, आना ने कहा। फिर वो जितनी जल्दी आई थी उतनी ही जल्दी चली गई। दक्ष ने थंडर बीस्ट्स के राजा को देखा। वो उस आकर्षक सुंदर महिला पर लगभग गुस्सा था कि उसने उसे वहां छोड़ दिया। थंडर बीस्ट्स के राजा, मास्टर, दक्ष ने कहा। वो डर के मारे लगभग स्तब्ध हो गया था। भयानक बिजली आसमान से उतरी और उसे घेर लिया। फिर थंडर बीस्ट्स का राजा एक रोशनी में बदल गया और उसे पकड़ने के लिए आसमान में दौड़ा।
उसने उसे उड़ते हुए महल के नीचे एक पहाड़ पर फेंक दिया। इन 5 अलग अलग तरह की वज्र ऊर्जाओं को महसूस करो, एक तेज आवाज ने कहा। दक्ष ने अपना सिर उठाया और प्राचीन बैंगनी महल को देखा। उसने अपनी आंखें घुमाई, क्योंकि वो जानता था कि आगे क्या होने वाला है। बूम! महल से 5 अलग अलग तरह की बिजली उतरी और दक्ष पर हमला किया। वो जानता था कि उसे लंबे समय तक उस पीड़ा को सहना होगा, इसलिए उसने इन ऊर्जाओं के तहत प्रशिक्षण लेने के लिए अपनी सेलेस्टियल स्टार तलवार निकाली। 1 महीने बाद आना वापस आए। दक्ष तेज और आवेशपूर्ण दिख रहा था। उसकी त्वचा भी बैंगनी थी। भाई दक्ष, आप और भी सुंदर होते जा रहे हैं, आना ने खिलखिलाते हुए कहा। दक्ष ने उसकी ओर देखा। उसे एक ही समय में रोने और मुस्कुराने का मन हुआ। उसने आखिरकार इस बार पता लगा लिया था कि वास्तव में वज्र ऊर्जा क्या होती है। 5 प्रकार की बिजली लोगों पर बरस सकती है, 7 प्रकार की बिजली शरीर को नष्ट कर सकती है और 9 प्रकार की बिजली आत्माओं को नष्ट कर सकती है। पिछले महीने लगातार हमले से उसका शरीर ठीक से साफ हो गया था। मैं तुम्हें कहीं और ले जाना चाहती थी, लेकिन चूंकि तुम गुस्से में दिख रहे हो तो इस बारे में भूल जाओ, आना ने मजाकिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। दक्ष की आंखें चमक रही थी। उसने कहा, मैं आप पर कैसे नाराज हो सकता हूँ बहन आना, मैं आपको धन्यवाद देना भी नहीं जानता। मैं असीम रूप से आभारी हूँ। यद्यपि वो महीना बहुत ही पीड़ादायक था, फिर भी उसने तेजी से प्रगति की थी। बुरा नहीं है, आना ने कहा। उसने अपना पतला सफेद हाथ बढ़ाया और दक्ष को पकड़ लिया। फिर उसने कहा, आओ, मैं तुम्हें अपने अगले दोस्त के पास ले चलूंगी। दक्ष ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और वे एक झटके में गायब हो गए। समय बीतता गया और अलग अलग मौसम आते रहे। पेड़ और पंखुड़ियां लगातार बढ़ती और गिरती रही। प्रज्ञान द्वीप हमेशा बदलता रहता था। दक्ष एक विशाल पत्थर पर आराम करते हुए सपने देख रहा था। उसके सपने में अनीशा और शिवांगी उससे बात कर रहे थे। शिवांगी, आपकी साधना विशेष है, इसलिए आपको मेरे सपनों की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अनीशा, आपको किस तरह के सपने की आवश्यकता है? मैं आपके लिए एक सपना बना सकता हूँ, दक्ष ने लड़की से कहा। शुरू में दक्ष ने शिवांगी और अनिशा को बाहर निकाला, जो जैद सम्राट के महल में अभ्यास कर रहे थे, और उन्हें अपने सपने में ले आया। वो कुछ समय से ड्रीम ऑफ लाइफ प्राचीन शास्त्रों का अभ्यास कर रहा था, और अब वो लोगों को अपने सपनों में प्रवेश करवा सकता था। अगर वो उनसे अधिक शक्तिशाली होता तो वो उन्हें सपने में जबरदस्ती डाल सकता था। जब दक्ष विंध्याचल में था तब उसने अनिशा और शिवांगी को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें जैद सम्राट के महल में अभ्यास करने को कहा था। इस तरह अनिशा और शिवांगी हर समय जैद सम्राट के महल में थे और दक्ष के साथ महान दुनिया में आ गए थे। दक्ष, मुझे 4 मौसमों और सृष्टि की 10,000 चीजों के जन्म का अध्ययन करने में मदद करें, अनिशा ने कहा। ठीक है, दक्ष ने कहा। फिर सपने में तुरंत एक पेड़ दिखाई दिया। उसने सपने को इस तरह से सजाया कि दृश्य अनिशा को पसंद आए। सपने के बाहर पत्थर पर 2 खूबसूरत महिलाएं थीं। आना ने मुस्कुराते हुए कहा, वो सो रहा है। बहन दीपांशी, क्या ये फल मेरे लिए है या उसके लिए? आना ने मुस्कुराते हुए कहा, आप 2 खा सकती हैं, लेकिन मैं दक्ष के लिए 2 रखूंगी, दीपांशी ने कहा, और उसने आना को एक हरा फल दिया। कोई बात नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, उसे सब कुछ दे दो, उसे ये पसंद आएगा, आरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने पूछा, आप प्रज्ञान द्वीप पर कब से हैं? 1 साल और 1 महीना, दीपांशी ने कहा। अब 1 साल बीत चुका था। हालांकि उसने अपना सारा समय वहां बिताया था, फिर भी वो खुश और तनावमुक्त महसूस करती थी। उसके शिक्षक ने उसे बहुत सी चीजें सिखाई और वह दबाव में महसूस नहीं करती थी, जैसा कि जब वो सेलेस्टियल धीवर पैलेस के लिए काम कर रही थी। अब वो जो चाहे कर सकती थी। कभी कभी वो अपने शिक्षक के साथ छोटी छोटी यात्राओं पर भी जाती थी। 1 साल हो गया, समय बहुत तेजी से बीतता है। भाई दक्ष के लिए थोड़ा घूमने जाने का समय आ गया है, आना ने मुस्कुराते हुए कहा। यह पहली बार था कि प्रज्ञान द्वीप के जानवर इंसानों के साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहे थे। कुछ समय बाद एक विशालकाय दानव बंदर द्वीप पर साधना का अभ्यास कर रहा था। वह एक मुक्का मारने की तकनीक का अभ्यास कर रहा था, जिससे उसके आसपास की हर चीज लगातार हिलने लगती थी और पहाड़ फटने लगते थे। छोटा दानव वानर, इस समय किसी ने कहा। महान पृथ्वी दानव वानर ने अपना सिर उठाया और उस व्यक्ति की ओर देखा। वो लाल कपड़े पहने एक महिला थी। बहन आना, महान पृथ्वी दानव बंदर ने कहा। छोटे दानव वानर, दक्ष के खिलाफ लड़ो, लेकिन उसे मत मारो, आना ने हंसते हुए कहा। महान पृथ्वी दानव वानर ने पलटकर देखा और एक इंसान को अपनी ओर उड़ते हुए देखा। बस उसे मत मारना। जब दक्ष ने यह सुना है तो वो कांप उठा। कितना कोमल। दक्ष को अब तक उसके व्यवहार की आदत हो चुकी थी। महान पृथ्वी दानव वानर ने दक्ष को उपहासपूर्वक देखा। उसके मुंह के कोने से मुस्कुराहट आ रही थी। लड़की ने हमेशा उसे तुच्छ कार्यों से परेशान किया था, लेकिन आखिरकार वो उत्साहित था। वो कुछ ऐसा कर सकता था जो उसे पसंद था। हालांकि महान पृथ्वी दानव वानर चिंतित था कि दक्ष बहुत कमजोर था। महान पृथ्वी दानव वानर ने दक्ष की ओर पृथ्वी ब्रह्मांडीय ऊर्जा जारी की। बस दक्ष हवा की तरह आगे बढ़ा और एक पल पहले जहां था वहां से गायब हो गया।
महान पृथ्वी दानव वानर उसकी अचानक गति से हैरान था। अब दक्ष करीब आ रहा था, जिससे महान पृथ्वी दानव वानर और अधिक मुस्कुराने लगा। तुम कहाँ जा रहे हो? बंदर ने दक्ष को पकड़ने की कोशिश करते हुए पूछा। 1000 गुना ताकत ने दक्ष को घेर लिया। बंदर देखना चाहता था कि दक्ष उससे कैसे बचना चाहता है। एक रोशनी दिखाई दी और दक्ष के कई क्लोन अविश्वसनीय गति से चलते हुए दिखाई दिए। इसके साथ वो आखिरकार महान पृथ्वी दानव वानर के पास पहुंच गया और उसकी दिशा में हवा में मुक्का मारा। जब मुक्का महान पृथ्वी दानव वानर पर लगा तो आसमान कांप उठा। बंदर फिर से हैरान हो गया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया। वो हैरान था कि उसने मुक्का महसूस किया। क्या भयानक भौतिक शरीर है, दक्ष ने सोचा। उसके मुक्के ने महान पृथ्वी दानव वानर को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा था। दक्ष समझ गया कि वह किस तरह का जानवर था। उसने पृथ्वी और राक्षसी ऊर्जा दोनों को नियंत्रित किया, इसलिए उसका बचाव आश्चर्यजनक होना तय था। पहली बार जब दक्ष महान पृथ्वी दानव वानर से मिला तो लड़की ने उन्हें लड़ा दिया। कितनी क्रूर! जैसा कि दक्ष ने सोचा था, कुछ समय तक वहां प्रशिक्षण लेने के बाद वो उसे ले गई और उसे एक तैरते हुए द्वीप पर ले आए। लेकिन दक्ष को कमजोरी महसूस हुई। उसे एक प्रतिरोध शक्ति का आभास हुआ जो उसे उड़ा सकती थी। अंत में जब वो इसे और सहन नहीं कर सका तो वह तैरते हुए द्वीप को छोड़कर प्रज्ञान द्वीप पर वापस चला गया। उसने वहां साधना का अभ्यास जारी रखा। आना अक्सर उसे अभ्यास में मदद करने के लिए कुछ अन्य स्थानों पर ले जाती थी। भले ही हर बार मुश्किल था, लेकिन दक्ष मजबूत हो रहा था। हर बार जब आना दिखाई देती तो वह दक्ष से पूछती कि क्या वो उससे प्यार करने लगा है या नहीं, और हर बार दक्ष काम पड़ता। वो जीवित रहना चाहता था, इसलिए उसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिससे वो परेशान हो जाए। प्रज्ञान द्वीप पर समय तेजी से बीतता हुआ प्रतीत हो रहा था। सम्राट अगस्त्य द्वारा उसे वहां ले जाए जाने के बाद से 1 वर्ष और 7 महीने बीत चुके थे, लेकिन दक्ष को लग रहा था कि केवल 1 महीना ही बीता है। इस दौरान न केवल उसकी ऊर्जा और बल में सुधार हो रहा था, बल्कि उसका भौतिक शरीर भी बेहतर हो रहा था। वो महान पृथ्वी दानव वानर से एक थप्पड़ भी झेल सकता था। ड्रैगन रिज माउंटेन पर भी चीजें आगे बढ़ रही थीं। ड्रैगन रिज सिटी के अंदर एक विशाल पर्वत था और एक पवित्र साधना भूमि के रूप में कार्य करता था। इस समय कुछ आकृतियां एक पहाड़ की चोटी पर खड़ी थीं, जो ऊपर से नीचे की ओर देख रही थीं। 1.5 साल से ज्यादा समय बीत चुका है, किसी ने फुसफुसाते हुए कहा। अगर दक्ष वहां होता तो वो अमोल को पहचान लेता, जो अब पहले से भी ज्यादा मजबूत दिख रहा था। दक्ष, उसने अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहा और भयानक ऊर्जा को संघनित किया। वो दक्ष को मारने की कल्पना कर सकता था। उसकी शक्ति अब पहले से ही 1000 गुना बढ़ गई थी। दक्ष को मारने के बाद वो और भी कठिन साधना का अभ्यास करेगा और जल्दी ही सम्राट बन जाएगा। तो तुम अभी भी उसे इतनी बुरी तरह से मारना चाहते हो? इस समय किसी ने कहा। अमोल ने पलटकर नीरज को देखा। बेशक, अमोल ने बर्फीले अंदाज में कहा, मैं खुद दक्ष को मार डालूंगा। नीरज ने कहा और उसने चमकदार सुनहरी पवित्र ऊर्जा जारी की। वो भी दक्ष से नफरत करता था। हम देखेंगे कि उसे पहले कौन मार पाता है। अमोल ने कहा। सम्राट वेदांत ने 20 लोगों को केवल इसलिए भर्ती किया था क्योंकि उनके और सम्राट अगस्त्य के बीच समझौता हुआ था। सम्राट वेदांत ने तब सम्राटों को उन्हें व्यक्तिगत रूप से सिखाने के लिए नियुक्त किया था। उस समय के दौरान वे सभी डरावने हो गए थे। अमोल, नीरज और इसी तरह के सभी लोग अपनी क्षमताओं में बेहद आश्वस्त थे और वे स्वर्गीय स्तर के सबसे ऊपरी स्तर के योद्धा थे। बस एक और कदम और वे सम्राट बन जाएंगे। बेशक, मुझे नहीं लगता कि दक्ष भी कोई समय बर्बाद कर रहा है, नीरज ने उदासीनता से कहा। वो जानता था कि दक्ष कितना प्रतिभाशाली था। 7वें स्वर्गीय स्तर की ताकत के साथ वो पहले से ही भयानक था। हो सकता है कि दक्ष पहले से ही 9वें स्वर्गीय स्तर तक पहुंच गया हो। बूम! अचानक आसमान से एक भयानक शक्ति गिरी। ड्रैगन रिज माउंटेन पर मौजूद हर व्यक्ति, जिसमें नीरज भी शामिल था, ने मुड़कर देखा और देखा कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा की एक किरण आसमान को चीरती हुई जा रही है। किसी ने ब्रह्मांडीय स्तर को तोड़ दिया है, नीरज ने कहा। ड्रैगन रिज माउंटेन के कई युवकों ने पहचान लिया कि उस प्रकाश का क्या मतलब था। ब्रह्मांडीय शक्ति, विहान ने अवश्य ही ब्रह्मांडीय स्तर को तोड़ दिया होगा। नीरज और अमोल ने सोचा। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। तो सब्सक्राइब कर लो यार, और हाँ, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट करके बताओ कैसा लगा एपिसोड। मिलता है अगले एपिसोड में।